उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद से नई भर्तियों के बजाय पुरानी भर्तियों पर इनका प्राथमिकता के आधार पर फोकस है और उसी के क्रम में 2022 में उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी के लिए जो आवेदन लिए गए थे उसके लिए एग्जामिनेशन सेंटर से संबंधित सूचना जुटाए जाने के क्रम में सभी जिला के जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्र लिखा गया था, जिसके क्रम में 13 नवंबर 2024 को जिला विद्यालय निरीक्षक हरदोई के द्वारा ये पत्र लिखा गया है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। विषय देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा हेतु केंद्र सूची के संबंध में सहमति प्रस्ताव उपलब्ध कराए जाने के विषय में। जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है वो दिसंबर के तीसरे सप्ताह से लेकर के जनवरी 2025 के दूसरे सप्ताह में होना प्रस्तावित है। आप जो भी टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए आवेदन किए होंगे आप अपनी तैयारियों में लग जाइए, क्योंकि दिसंबर के तीसरे सप्ताह से लेकर के जनवरी 2025 के दूसरे सप्ताह के बीच में आपकी परीक्षा हर हाल में कंडक्ट करा ली जाएगी। उक्त परीक्षाओं को मंडल जनपद मुख्यालय पर प्रतिदिन 2 पाली में आयोजित कराने पर विचार किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, बिहार में बीपीएससी टीआरई 3 के रिजल्ट को लेकर के आयोग काफ़ी विलंब कर चुका है। उसके पीछे का कारण ये है कि राज्य सरकार जो पहले जातिगत जनगणना के हिसाब से जो आरक्षण तय की थी उसके बाद से मामला माननीय पटना हाईकोर्ट में पहुंचा, जहां पर पटना हाईकोर्ट ने इस आरक्षण को असंवैधानिक करार दे दिया था। उसके बाद से राज्य सरकार माननीय पटना हाईकोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में जाती है और इसी वजह से पूरे रिजल्ट पर रोक लगी हुई थी। अब राज्य सरकार जो है वो जो अपना रिजल्ट है वो पुरानी जो आरक्षण नीति है उसी के अंतर्गत रिजल्ट जारी करने पर विचार कर रहा है और इसी के क्रम में जो संशोधित एक तरीके से रोस्टर है वो जारी कर दिया गया है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के पदों के संबंध में। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो विज्ञापन संख्या 22/2024 था यानी टीआरई 3, उसमें जो एक केस ऑलरेडी माननीय पटना हाईकोर्ट में है, श्री गौरव कुमार वर्सेज बिहार सरकार, जिसमें 20 जून 2024 को आदेश पारित किया गया था। उसके विरुद्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो स्टेट ऑफ बिहार के द्वारा एसएलपी दायर किया गया है उसके फलाफल पर ये जो पूरा रोस्टर है वो निर्भर करेगा। मतलब कि जो आरक्षण वाला मामला है, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देगी उसके हिसाब से ये चीज़ें परिवर्तित हो सकती है भविष्य में जाकर के। ठीक है, अभी अगर हम लोग बात करें तो जो रोस्टर जारी किया गया है उसके अनुसार प्राथमिक में कुल पदों की संख्या 25,505 पद हैं। ठीक है, जिसमें अनारक्षित अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7,440 सीटें हैं और महिला के लिए जो रिजर्व सीट है अनारक्षित में वो 3716 है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 917 है और सामान्य के लिए और उसके बाद से जो 454 पद है वो महिलाओं के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए यहाँ पर रखे गए हैं। यहाँ पर मैं बता दूँ कि सामान्य का मतलब कि जो अगर आप हिंदी से पेपर दे करके और टीचर बनना चाहते हैं तो वो सामान्य टीचर के तौर पर जाने जाएंगे। बाकी अगर आप उर्दू विषय से परीक्षा दिए होंगे तो उर्दू के शिक्षक और बांग्ला के शिक्षक, टोटल जो पद 25,505 पद हैं वो सामान्य, उर्दू और बांग्ला तीनों को मिला करके है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें अपर प्राइमरी की 6 से 8 वाली तो यहाँ पर कुल पदों की संख्या जो है वो 18,973 पद है। तो अच्छे खासे पद हैं। अगर आपने टीआरई 3 में परीक्षा दिया होगा तो आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपके रिजल्ट के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा डीएलएड प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है, जिसमें लगभग 60% अभ्यर्थी जो है वो सफल घोषित किए गए हैं और 40% अभ्यर्थियों की बैक लग चुकी थी। इसी के क्रम में 11 नवंबर 2024 को स्क्रूटनी के संबंध में सभी जो डाइट हैं और सभी निजी डीएलएड संस्थान हैं उनको पत्र सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा लिखा गया है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अंकानुसंधान हेतु ऑनलाइन आवेदन पूरित किए जाने के संबंध में यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 नवंबर 2024 को रिजल्ट की घोषणा हो चुकी थी और अब जो अंकानुसंधान यानी स्क्रूटनी है उसके लिए आवेदन 15 नवंबर 2024 से लेकर के 29 नवंबर 2024 के बीच लिए जाएंगे। तो अगर आपकी भी बैक लगी है तो आप स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसकी कुछ शर्तें होती है। मैक्सिमम 2 ही सब्जेक्ट में आप स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर पाएंगे। साथ ही साथ
ऐसे कैंडिडेट जिनका दो या फिर एक सब्जेक्ट में बैक लगा है तो उसे सब्जेक्ट बैक के तौर पर काउंट किया जाता है। उसमें आप अगले सेमेस्टर की का भी प्रशिक्षण लेंगे और परीक्षा में भी सम्मिलित होंगे। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जिनका 3 या फिर 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक लगा है उसे सेमेस्टर बैक कहते हैं। और सेमेस्टर बैक के कंडीशन में आप अगले सेमेस्टर का ट्रेनिंग नहीं लेंगे और ना ही अगले सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होंगे जब तक कि ये वाला जिसमें आपके 3 सब्जेक्ट में बैक लगे वो सेमेस्टर पूरा आप क्लियर नहीं कर देते। तो ऐसे कैंडिडेट जिनकी 3 या फिर 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक लगी है तो एटलीस्ट आप 2 सब्जेक्ट में आपको मौका मिलता है स्क्रूटनी का आवेदन करने के लिए, तो आप स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर दीजिएगा। अगर सब कुछ सही रहा और स्क्रूटनी में अगर आपके नंबर बढ़ गए और एक आध सब्जेक्ट में भी अगर आपका बैक क्लियर हुआ, तो मान लीजिए 3 सब्जेक्ट में आपका बैक था, एक क्लियर हो गया, तो जो सेमेस्टर बैक था वो सब्जेक्ट बैक में कन्वर्ट हो जाएगा और उस कंडीशन में आपका एक सेमेस्टर जो है वो बर्बाद होने से बच जाएगा। क्योंकि जब सेमेस्टर बैक से सब्जेक्ट बैक में कन्वर्ट होगा तो अगले सेमेस्टर का ट्रेनिंग भी आप ले पाएंगे और परीक्षा में भी सम्मिलित हो पाएंगे। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। वहीं पर अगर हम लोग बात करें शुल्क की, तो यहाँ पर जो शुल्क तय किया गया है वो 150 रुपया प्रति प्रश्न पत्र तय किया गया है। मतलब कि 2 सब्जेक्ट में अगर आपकी बैक लगी है और अगर आप 2 सब्जेक्ट का स्क्रूटनी कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 300 रुपया देना होगा। मतलब ये 150 रुपया प्रति विषय का यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, तो अगर आपके निजी डीलर संस्थान के द्वारा इससे ज़्यादा रुपये मांगा जाता है तो वो अवैध वसूली है, जिसकी शिकायत आप डायरेक्ट में कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये प्रश्न रहता है कि हम कैसे आवेदन करेंगे। देखिए, आप खुद से आवेदन नहीं कर सकते, इसके लिए आपकी जो डीलर संस्थान है वही जिम्मेदार है, वही आवेदन करेगी। क्योंकि ये ऑप्शन केवल उन्हीं के लॉगिन पोर्टल पर आएगा। आपका निजी डीलर संस्थान जो है वो आपका जो एप्लीकेशन है वो फॉरवर्ड करता है डाइट के पास और डाइट उसको वेरीफाई करके फिर से फॉरवर्ड करती है पीएनपी के पास। तो यही प्रोसीजर है जिसमें इंडिविजुअल कैंडिडेट का कोई भी रोल नहीं होता है। हाँ, आप कॉलेज को बस ये संपर्क करेंगे कि मेरा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बैक लगा है और मेरा आवेदन कर दीजिए, तो आपके बिहाफ पर वो आवेदन करते हैं और वो फॉरवर्ड होगा डाइट में और डाइट से फिर पीएनपी में जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा टेट को लेकर के यहाँ पर एग्जामिनेशन शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो लेवल 3 है उसका एग्जाम जो है वो 7 दिसंबर को होगा और लेवल 2 और लेवल 1 का जो एग्जाम है वो 8 दिसंबर 2024 को होने वाला है। तो सभी सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा यूपीपीएससी के माध्यम से आयोजित होने वाली ARO और जो पीएससी परीक्षा है उसके संबंध में एक ही दिन में परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए अभ्यर्थी अड़े हुए हैं और लगातार 3 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने जिस तरीके से यूपीपीएससी के कार्यालय पर डटे हुए हैं, निश्चित तौर पर ये एक कड़ा संदेश है कि जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन के मामले को लेकर के एसएससी सीजीएल में विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं देखी जाती हैं, उन सभी से अब अभ्यर्थी परेशान हो चुके हैं और एक दिन एक ही शिफ्ट में पूरी परीक्षा कराने के लिए अभ्यर्थी यहां पर डटे हुए हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अभ्यर्थी अड़े, तो आयोग ने भी बंद की बात, 3 छात्र भेजे गए जेल। पुलिस के द्वारा आईडी मांगने पर अभ्यर्थी यहां पर भड़क गए और पुलिस से उनकी काफ़ी झड़प भी देखने को मिली है। इसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने काला दिवस के तौर पर मनाया है। वहीं पर जो सचिव हैं यूपीपीएससी के, उनका ये कहना है, देखिए, छात्रों से संवाद का लगातार प्रयास किया जा रहा है। छात्रों से यह भी कहा गया है कि उनके पास नॉर्मलाइजेशन का कोई फॉर्मूला हो तो बताएं, उस पर आयोग विचार करेगा। इसके लिए आयोग ने ईमेल आईडी भी जारी की है। अभ्यर्थियों की शंकाओं के समाधान के लिए उनके प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए भी बुलाया गया है, लेकिन छात्रों की तरफ से कोई नेतृत्वकर्ता अभी सामने नहीं आया है। जहां तक परीक्षा की बात है तो आयोग स्पष्ट कर चुका है कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा अपने नियत समय पर ही होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार आयोग और जो छात्र हैं अपने अपने मुद्दे पर अड़े हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बुलडोजर कार्यवाही असंवैधानिक, जज नहीं बन सकते अधिकारी। सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है। उत्तर प्रदेश में किसी भी आपराधिक मामले में शामिल होने पर या फिर किसी भी गतिविधि में शामिल होने पर जो अधिकारियों के द्वारा बुलडोजर के तहत उनके घर को गिराया जा रहा था, उसी पर रोक लगाते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि आरोपी या दोषी होने पर किसी का घर नहीं गिरा सकते। कार्यपालिका मनमानी करती है तो सख्ती से निपटना होगा।
उनका साफ तौर पर कहना है कि एक परिवार में अगर कोई एक अपराध में लिप्त है तो उसके बाकी परिवार के सदस्यों की उसमें क्या गलती है। सीधे तौर पर अगर उसका घर गिरता है तो अपराध एक ने किया और उसकी सजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर जो कानून है उसी के अंतर्गत सजा होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से अगर चीज़ें होने लगी तो कई बार क्या होता है कि अपराध सिद्ध होने से पहले ही ये कार्रवाई कर दी जाती है और बाद में जब अपराध नहीं सिद्ध होता है तो आप सोचिए क्या चीज़ें बीत रही होंगी उन परिवार पर। तो नो डाउट कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो अपराध में लिप्त है या फिर जो इस प्रकार की चीज़ों में लिप्त है, लेकिन केवल उसी कैंडिडेट पर जिसने अपराध किया है, केवल उस परिवार का हिस्सा होने मात्र से पूरे परिवार को यहाँ पर उसका खामियाजा भुगतना निश्चित तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ी टिप्पणी दर्ज की है। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।